अपन ने। तो हमने सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कर ली थी, हमने बिजनेस की डेफिनेशन कर ली थी। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या होता है कि सर, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वही होता है कि सर एक कंपनी, जैसा कि कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है, एलएलपी इंक्लूड करना है, वो एलएलपी भी इंक्लूड करना है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, वो भी हमारे बॉडी कॉर्पोरेट जो एलएलपी में है उसकी डेफिनेशन में इंक्लूड होगी, एलएलपी एक्ट की डेफिनेशन में। और कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। लेकिन एक सोल ट्रेडर फर्म को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के स्पेसिफाई कर दिया है कि इसको नहीं मानना है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है। बिजनेस की सर एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, वो बिजनेस कहलाएगा। तो ये क्यों बिजनेस पढ़ा रहे हैं, क्यों एलएलपी बिजनेस करने के लिए ही बनती है भाई, इसलिए बिजनेस क्या होता है ये जानना जरूरी है। एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के बिजनेस से एक्सक्लूड कर दी है, उसके अलावा हर ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन बिजनेस कहलाएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो जिसको सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसे बताया, तो फिर ये लिखने की एक्चुअल में जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, अब आते हैं नई डेफिनेशन पे, एंटिटी। सर एक बार पढ़ते हैं इसका, अभी अपने को कोई मीनिंग पता नहीं लगेगा। एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट, जो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है उसी को हम लोग एंटिटी मानेंगे। एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ these sections of LLP Act a firm set up under the Indian Partnership Act 1932। अभी ये सेक्शंस क्या है हमको ध्यान नहीं है, जब आएंगे तब अपने को पता पड़ेगा। सर एंटिटी का मतलब बेसिकली तो बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कोई पार्टनरशिप एक्ट के अंडर सेटअप हुई हुई कोई फॉर्म, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर सेटअप हुई हुई फॉर्म, वो केवल इन सेक्शंस के पर्पसेस के लिए अभी बताने की पोजीशन नहीं है, और ये बहुत ज्यादा काम आने भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी। फाइनेंशियल ईयर एलएलपी के रिलेशन में क्या मतलब है? सर वही मतलब है जो फाइनेंशियल ईयर का होता है। क्या मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर का? कि सर 1 से लेके, मान लो अभी 25 चल रहा है, तो 1 2025 से लेके 31 मार्च 2026, यही होता है फाइनेंशियल ईयर। लेकिन एक बात और सीखने की है, आइए उसको सीखने के लिए पढ़ते हैं कि क्या फाइनेंशियल ईयर, कहाँ चला गया भाई दक्ष अग्रवाल, दर्शित अग्रवाल, पढ़ भाई फाइनेंशियल ईयर। Yes, sir. Financial year, Section 21L. Financial year in relation to LLP means the period from the first day of April of a year to the 31st day of March of the following year. However, ठीक है, in एक the मिनट case of a जो LLP, बेस, अरे मेरे को भी बोलने दे यार। फाइनेंशियल ईयर sorry, sir. एलएलपी के रिलेशन में सर वही जो अभी मैंने आपको बताया, तो 1 डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईयर टू द 31 डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, ओके। हाउएवर, अब यहां से पढ़। However, in the case of a LLP incorporated after the 30th day of September of a year, the financial year may end on the 31st day of March of the year next following that year. देखो बेसिकली कोई एलएलपी जो है उसके लिए फाइनेंशियल ईयर ये होता है, ओके सर। लेकिन सर एक स्पेशल केस में जहां एलएलपी अभी नई नई बनी है, वो कब बनी? देखो फाइनेंशियल ईयर को दो टुकड़ों में डालो, आप लोग दो टुकड़ों में बांटो। तो एक तो हो जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कब खत्म होता है? 30 सितंबर। ठीक है। और दूसरा हाफ 6 महीने का कब आ जाएगा सर? अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। ठीक है सर, दो पार्ट्स में मैं यदि फाइनेंशियल ईयर को डिवाइड करूं तो इस तरीके से हो जाएगा। मिदुष मोदी, आज झूले खाने रह गए थे क्या? हाँ, क्या कर रहा है? आ जाओ। फाइनेंशियल ईयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो पहला 6 महीना ये, दूसरा 6 महीना ये।
अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे मिदुष और दर्शित ने मिलके एक एलएलपी खोली, दोनों दोस्त थे, दोनों ने मिलके एक एलएलपी खोलनी चाहिए। इन्होंने एलएलपी कब खोली सर? सेकेंड हाफ में खोली है, सेकेंड हाफ में खोली है। तो अब इस एलएलपी के लिए पहला फाइनेंशियल ईयर मान लो अक्टूबर 24 से लेके 31 मार्च 25, इन्होंने अक्टूबर 24 में खोली। तो सर इनके लिए पहला फाइनेंशियल ईयर कब माना जाएगा खत्म हुआ सर? 31 मार्च 2025 को नहीं माना जाएगा, 31 मार्च 2026 को माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना सर। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि सर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे अपने को टैक्स फाइलिंग वगैरह करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है? हाँ सर। तो सर यदि एक फर्म 6 महीने से कम के लिए एग्जिस्टेंस में रही है, अभी नहीं नहीं, ये हर बार नहीं होगा कि ये एक ही बार, लाइफ टाइम में एक ही बार हो सकता है ये इवेंट जो है कि सर एलएलपी खुल रही है। तो सर यदि कोई फर्म हैज बीन ओपन्ड आफ्टर 30th, फर्म मतलब बोले तो एलएलपी हैज बीन ओपन्ड आफ्टर 30th सितंबर, तो सर उसके लिए पहला फाइनेंशियल ईयर अगला 31 मार्च नहीं होके उससे अगला 31 मार्च हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये एक ही बार हो सकता है एलएलपी के लाइफ में, हर साल नहीं होगा। ठीक है, आइए देखो वापस पढ़ लो। इन केस द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th डे ऑफ सितंबर ऑफ ईयर, यानी कि पहले 6 महीने निकल गए फाइनेंशियल ईयर के, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद में उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है, बनाया गया है। द फाइनेंशियल ईयर में एंड on 31st day of March of the year next following that year। एग्जाम्पल पढ़ो, समझ में आएगा। If a LLP has been incorporated on 15th October 2019, हिसाब से तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 में हो जाना चाहिए था, लेकिन सर अब आप खुद ही देख लो सितंबर के बाद में आई खुली है। तो सर इसके लिए फाइनेंशियल ईयर मे बी फ्रॉम 15th October 2019 टू 31st मार्च 2020 की बजाय मैंने क्या कहा था, अगला वाला ले लेना 2021। ठीक है, चलिए कावरा जी बोलिए क्या डाउट आ गया? तो सर उनका जो ईयरली अकाउंटिंग और टैक्सेस रहता है वो लोग को उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही देना है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर होता ही इसीलिए कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में तो उनको पहले साल छूट मिल जाएगी या नहीं तो खुद देख ले, अच्छा, ओके सर। है ना। चलो तो आगे पढ़ भाई दर्शक। The income tax department has prescribed uniform financial year from 1st April to 31st March of next year. In keeping with the income tax law, the financial year for LLP should always be from 1st April to 31st March each year. जनरल व्यू तो यही है कि सर एलएलपी के लिए भी सेम फाइनेंशियल ईयर जो कि इनकम टैक्स एक्ट ने बताया हुआ है वही फाइनेंशियल ईयर। सो जनरल व्यू तो यही है। ये एक स्पेशल सिचुएशन है जो एक ही बार लागू करनी हुई तो हम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ड में आ रहा है, यहाँ पर वर्ड में आ रहा है। मे मतलब समझ रहे हो, मे और शैल में फर्क होता है, ध्यान रखना। यदि वो खुद बोल दे रहे एलएलपी की चलो मैं तो इसी बार भर देती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपने क्या ही दिक्कत है। ठीक है, चलो हाँ दर्शित बोल भाई, क्या हुआ? सर ये इस केस में प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखेगा उस साल के लिए फर्म का? तेरे तो मुझे एक बात बता, नए जो स्टार्टअप्स होते हैं या नई एंटिटीज होती हैं, पहले 1-2 साल ब्रेक इवन करने में ही लग जाते हैं जनरली, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ, लग जाते हैं या नहीं लग जाते हैं? यस, आ गया तेरा आंसर तेरे को। मोस्ट ऑफ द केसेस में 1-2 साल तो ब्रेक इवन करने में ही लग जाते हैं। और यदि तेरा धंधा ऐसा है कि जो पहले साल से ही प्रॉफिटेबल हो रहा है, ठीक है, तो मुझे एक बात बता, फर्क कहाँ पर पड़ता है टैक्स उसमें? सर इंडिविजुअल्स के केस में तो देख, हालांकि टैक्सेशन मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर मैं जहां तक समझता हूँ इंडिविजुअल्स के केस में स्लैब बनी हुई है। फॉर एग्जांपल मान ले 12 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख से 15 लाख, मैं जस्ट इमेजिनरी बता रहा हूँ आपको, 12 लाख से 15 लाख पे 10% लगाएंगे, 15 लाख से 20 लाख पे 20% लगाएंगे। इंक्रीमेंटल टैक्स किधर हो रहा है सर? इंडिविजुअल्स के केस में हो रहा है।
जो बॉडी कॉर्पोरेट्स होती है ना बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट्स जैसे कि कंपनी हुई, जैसे कि ये सब, इन पे सीधा 30% टैक्स, 25% टैक्स। तेरी जितनी भी इनकम है तो तू पहले साल का बता ले, या पहले साल और दूसरे साल का जोड़ के बता ले, लगेगा तो उतने पे जितना भी बता रहा है उस पे 30% ही लगेगा ना। मैं इमेजिनरी बात बता, कंसेप्ट समझा रहा हूँ तेरे को, ठीक है। तो पहले साल का और दूसरे साल का एक साथ बताएगा तो भी 30% ही लगेगा। फाइन। Okay, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन एलएलपी पर विदर्शित। Foreign LLP, Section 21M. It means a LLP formed, incorporated, or registered outside India, which establishes a place of business within India. अब देखो ये बहुत समझने वाली बात है। जिन लोगों ने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है जब अपन कंपनीज ऐड कर रहे थे, वो तो इमीडिएटली कनेक्ट कर जाएंगे। जो लोग नए हैं वो समझने की कोशिश करो। फॉरेन एलएलपी कौन सर? कि सर ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर हुई हुई है। ठीक है सर, मान लो यूएस में हुई हुई है, मान लो न्यूजीलैंड में हुई हुई है, मान लो ऑस्ट्रेलिया में हुई है, मान लो यूके में हुई हुई है। तो सर बाहर जो भी एलएलपी बनाई गई है, फॉरेन एलएलपी, ठीक है, तो बाहर बनी हुई, इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई हुई, इंडिया में नहीं बनी हुई, इंडिया में रजिस्टर नहीं हुई, बाहर फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड जो है वो फॉरेन एलएलपी। सर अभी तक पूरा नहीं हुई है बात। सर ऐसे तो लाखों होंगी, करोड़ों होंगी, यूएस में बनी हुई, न्यूजीलैंड में बनी हुई, ऑस्ट्रेलिया में, यूके, सर करोड़ों होंगी। हमको सबसे मतलब है क्या? हमको सबसे मतलब है क्या? नहीं, हमको सबसे मतलब नहीं है। हमको तो केवल उससे मतलब है जो पहली बात बाहर इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर हुई हुई हो। दूसरी बात, सर इंडिया में किसी न किसी तरीके से वो बिजनेस कर रही है, विच एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। उसी पे तो हम एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस लागू कर पाएंगे। नहीं तो कल को तो राघव काबरा बोलेगा न्यूजीलैंड में बनी हुई एलएलपी पे भी इंडियन एलएलपी एक्ट लगना चाहिए। अरे क्यों लगना चाहिए? इंडियन एलएलपी, मान लो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में फॉरेन एलएलपीज के ऊपर कोई प्रोविजन दिया हुआ है कि फॉरेन एलएलपी को ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। राघव काबरा बोलता है देखो फॉरेन एलएलपी है, या न्यूजीलैंड की एक एलएलपी को बोलता है देखो फॉरेन एलएलपी है, तेरे को ये सब काम करना पड़ेगा। वो कहेगी क्यों भाई, मैं क्यों करूं, मैं तुम्हारे देश का कानून क्यों मानूं? ठीक है। अरे ये फॉरेन एलएलपी वाले सेक्शंस जो एलएलपी एक्ट के हैं वो उनपे तभी लागू होंगे जब पहली बात न केवल वो बाहर बनी हुई है, पर दूसरी बात उन्होंने इंडिया में कोई बिजनेस प्लेस सेटअप की हुई है, यानी इंडिया से कोई कनेक्शन है। तभी उनपे ये फॉरेन एलएलपी वाले जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे, और फिर उनको मानने पड़ेंगे क्योंकि वो इंडिया में धंधा कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो दोनों बातें लिखना। फॉरेन एलएलपी का मतलब एक तो जो बाहर बनी हुई इनकॉर्पोरेट रजिस्टर हुई हुई है, प्लस विच एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड, नेक्स्ट पढ़ भाई, एलएलपी। एलएलपी का मतलब, LLP, Section 21N. Limited liability partnership means a partnership formed and registered under this Act. सर यदि किसी पार्टनरशिप को आप 1932 वाले एक्ट के अंडर रजिस्टर करा रहे हो या फॉर्म कर रहे हो तो सर वो पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, उधर वाली हो गई। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है सर? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मींस एक ऐसी पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जब एग्जाम में यदि कभी गलती से डिफाइन करने आ जाए ना तो अंडर दिस एक्ट के ब्रैकेट में लिख देना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कॉमा 2008। दिस एक्ट, वहां उसको थोड़ी पता पड़ेगा कि आप कौन से एक्ट की बात कर रहे हो। बात समझ में आ गई? सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कंपनी की क्या डेफिनेशन है अंडर द कंपनीज एक्ट? अंडर द कंपनीज एक्ट कंपनी की क्या डेफिनेशन है प्रशा? Sir, Companies Act, a company which has ACPCS, which is artificial person, having created by law, ECP, having perpetual succession, a common seal, and separate legal entity. ये तो प्रोफेसर हैनी साहब थे, उन्होंने बताई थी।
ठीक है, कंपनी मैंने तेरे को दो तरीके से समझाई थी, एक तो प्रोफेसर हेनी के हिसाब से, एक कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन भी बताई थी। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी को कैसे, कंपनी की क्या डेफिनेशन है रे? ये जो एसीपीसीएस बताई थी ना, ये तो समझाने के लिए काम आ गई। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट में कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया है? फर्नांडीज, याद नहीं। फर्नांडीज, हंसता बहुत है तू। अरे सर, हम्म, कभी किसी लड़की ने दांत तोड़ दिए तो? अरे सर क्या? सर नहीं भी तोड़ रहे हैं तो आप आइडिया क्यों दे रहे हो? हम्म, चल बता, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है एज पर कंपनीज एक्ट? Any company registered under Companies Act 2013 or any act before that, no? ये हाँ, ना? कंपनी मींस, ये डिफाइन नहीं करती है, ये बस बता रही है कंपनी मींस अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड आइदर या इनकॉर्पोरेटेड आइदर अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि 2013 से पहले कौन सा कंपनी लॉ चलता था? 1956। 56 से पहले कौन सा चलता था? 1913। तो सर इनके अंडर भी कोई बनी हुई है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंपनी मान ली जाएगी। यही तो थी, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आइदर अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। वो समझा नहीं रही है, वो बता रही है कि इस एक्ट के नीचे बनी हुई, इस एक्ट के अंडर बनी हुई जो कंपनी है वो कंपनी कहलाएगी। उसी तरीके से एलएलपी, एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप व्हिच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो कंपनी की वहां डेफिनेशन है सेम लाइंस में, यहाँ एलएलपी को डिफाइन किया गया है। समझ में आ गया? अब याद रह जाएगा सबको? यस सर। एलएलपी एग्रीमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्या बताया था? दो एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है या नहीं करता है? एलएलपी एग्रीमेंट किन दो एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है? चलो पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। पढ़ भाई दर्शित। LLP Partnership Agreement, Section 2(1)(o). It means any written agreement between the partners of the LLP or between the LLP and its partners, which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that LLP. देखो, मैंने आपको कभी से बताया है, एलएलपी एग्रीमेंट दो चीजों के ऊपर ध्यान देता है। पहला, पार्टनर्स के बीच में जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी तरफ, और दूसरा एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशन है उनकी तरफ। दोनों एस्पेक्ट से एलएलपी एग्रीमेंट ध्यान देगा। ठीक है, इनके बीच में और इनके बीच में। ठीक है जी, देखो आओ देखते हैं एलएलपी एग्रीमेंट। इट मींस, सबसे पहली बात तो इट शुड बी अ रिटन एग्रीमेंट। इट शुड बी अ रिटन एग्रीमेंट। अब मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि तुम लोग ने मेरे साथ में अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है, उससे रिलेटेड ये बात है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, अभी अपन वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर लेंगे, बाद में इनमें भी फर्क समझाऊंगा। अपन बोलते हैं ना कि अपन ने फ्लैट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फ्लैट खरीदने का एग्रीमेंट बनाया। यस, ठीक है सर। क्या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है? रिटर्न तो होता है, हम सब ने देखा है। पापा कभी कोई स्टैम्प पेपर पे घर खरीदने का एग्रीमेंट, मतलब स्टैम्प पेपर पे रिटर्न में दोनों पार्टी साइन करती है ना, सेलर और बायर। ठीक है सर, तो रिटर्न में तो कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा है। क्या ओरल में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन ओरल एज वेल? बताइए। एंसल मना कर रहा है। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि ओरल में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? वो हाथ खड़ा करें। कितने लोग बोलते हैं कि ओरल में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? श्रुति खरतड़े और दर्शित अग्रवाल। श्रुति खरतड़े, किसको देख के हाथ उठा लिया तूने? सर खुद से उठाया। खुद से उठाया? अच्छा, तो ओरल में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? अच्छा, हाँ सर, हो सकता है। हो सकते हैं। ओके, चलो आपकी जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल में भी हो सकते हैं और रिटर्न में तो हुए तो प्रॉब्लम ही नहीं होती है। ओरल में तो हालांकि प्रूव करना बाद में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है,
बट हम प्रूव करने के उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं, लॉयर्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अब ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारा एंसिल फर्नांडीज जो है वो शू मेकर है, मतलब शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। इसने एक फैक्ट्री डाली जिसमें अलग अलग तरीके के शूज मैन्युफैक्चर करता है। और हमारा जो देवांश है वो शूज का होलसेलर है। तो देवांश ने फोन पे इससे पूछा, सर ये वाला मॉडल नंबर जो शूज है आपका कितने का है? कि बोला 1000 पीस, 100 रुपीज पर पीस के हिसाब से, ठीक है सर। तो इसने कहा ठीक है सर, 1000 पीस भेज दीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपए, जो 1000 इंटू 100 है, ये मैं जिस टाइम डिलीवरी मिलेगी उसी समय हाथों हाथ ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है सर। दोनों के बीच पे फोन पे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एग्रीमेंट बन गया। ओरल तरीके से बन गया या नहीं बन गया? यस सर, बन गया, ठीक है। दीज आर ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये गलत नहीं होते हैं, क्यों रिटर्न में नहीं लाए इसलिए गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ओरल बिजनेस वर्ल्ड में तो आधी से ज्यादा डीलिंग्स फोन पे ही हो जाती हैं। होती हैं नहीं होती हैं? यस सर, होती हैं। तो सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब देखो एलएलपी एग्रीमेंट की जहां तक बात है, क्या अपने को एलएलपी को रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा? हाँ सर, एलएलपी बिना रजिस्ट्रेशन के तो बन ही नहीं सकती है। तो रजिस्ट्रार को तुम क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट दोगे कि हमने ये ऐसा देखो मुख जबानी बना लिया है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है? ना ना ना, रजिस्ट्रार के पास में तो आपको रिटर्न फॉर्मेट में ही जाना पड़ेगा ना, वहां पेपर्स जमा कराने पड़ेंगे। यस सर। तो एलएलपी एग्रीमेंट क्यों बोला है कि रिटर्न में? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट्स ओरल और रिटर्न दोनों फॉर्म में होते हैं। पर जहां पर लॉ ने बोल दिया कि ऐसे एग्रीमेंट को राइटिंग में होना जरूरी है, वो राइटिंग में ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। तो एलएलपी एग्रीमेंट मींस एनी रिटर्न एग्रीमेंट। तो रिटर्न वर्ड को अंडरलाइन कर देना जब लिख रहे हो तो, ठीक है। अब मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप खुद करोगे। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, पहला एस्पेक्ट गवर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, की एलएलपी एग्रीमेंट में पार्टनर्स के बीच के एस्पेक्ट भी गवर्न होते हैं। और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी डिसाइड हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई? पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप और एलएलपी और पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप दोनों एलएलपी एग्रीमेंट से गवर्न होंगे। क्या होता है इसमें? विच डिटरमाइंस द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। ये पहला एस्पेक्ट कि सर पार्टनर्स के आपस का रिलेशन कैसा रहेगा, एंड देयर पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू दी एलएलपी, यानी एलएलपी और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन कैसा रहेगा, दोनों एस्पेक्ट गवर्न हो जाएंगे इससे। क्या ये बात समझ में आ गई? एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, किन दो एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है, रिटर्न में होता है। गॉट द पॉइंट? यस और नो? गॉट द पॉइंट? Yes, sir. यस। Doubt. यस सर। चलिए लास्ट करते हैं आज के लिए, पॉइंट नंबर 9। पार्टनर कौन होता है? कि सर पार्टनर इन रिलेशन टू ए एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से या एलएलपी एग्रीमेंट को साइन करके जो भी बंदा, जो भी पर्सन एलएलपी में पार्टनर बना है वो पार्टनर कहलाएगा। पार्टनर एलएलपी के कंटेक्स्ट में कौन? सर एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन ए एलएलपी, इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी जना पार्टनर बना है वो एलएलपी का पार्टनर, ठीक है। चलिए डेफिनेशन ध्यान रखना, कभी कभार आ जाती हैं। कल हम आपको बताएंगे स्मॉल एलएलपी क्या होता है। इसको एग्जाम में कभी कभी डिफाइन करने आ जाता है, डिफाइन व्हाट इज अ स्मॉल एलएलपी, ठीक है। चलिए पार्टनर्स को आगे और भी डिफाइन कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है, इस पे भी ध्यान दिया गया है। कि मिनिमम और मैक्सिमम भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, नंबर ऑफ पार्टनर्स। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन? कि वो जो एज पर सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, तो एज पर सेक्शन 7, ठीक है। चलिए ये कुछ बातें और करेंगे, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी चालू करेंगे। चलिए कल मिलते हैं 8:30।